हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। एरोमेटिक कंपाउंड्स ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में फिनोल और एनिसोल इन दोनों एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन हमने स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन। तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन क्या होता है? प्रिपरेशन। नाइट्रोबेंजीन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है? तो वापस से वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एप्लीकेशन है। बेंजीन का अगर नाइट्रेशन कर सकते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर होगा। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होगा? बेंजीन। और यहां पे रिएजेंट क्या हो सकता है? कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल हमें क्या मिलता है? NO2+। ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा। तो फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन के प्रिपरेशन का केवल एक ही रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। रिएक्शन किससे करना है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल गया? NO2+। ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किसी भी कार्बन आइटम पे अटैच हो सकता है। अभी सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है। जिस भी कार्बन आइटम से ये अटैच होगा वहां से H+ आइटम लूज हो जाएगा और इसी को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? नाइट्रोबेंजीन। ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसका स्ट्रॉन्ग -M है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम हो चुका है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ वापस से कहां पे अटैक करेगा? बेंजीन पे अटैक करेगा या नाइट्रोबेंजीन पे? बेंजीन पे अटैक करेगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वही होगा। तो अगर वापस बेंजीन पे अटैक करेगा तो मोनो नाइट्रेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे और डाई नाइट्रेशन या ट्राई नाइट्रेशन दैट मींस पॉली सब्स्टिट्यूशन के चांसेस यहां पे नहीं होते। यही हमने पढ़ा है। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डाई नाइट्रेशन के प्रोडक्ट भी हमें मिल सकते हैं। ये रिएक्शन अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो मोनो नाइट्रेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। और अगर यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बिहेव करता है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से क्या मिलेगा? NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। जिसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है या स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो बेसिकली नाइट्रोबेंजीन के प्रिपरेशन का ये दो रिएक्शन हमने देख लिया। अब इसके बाद नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। नाइट्रोबेंजीन दैट मींस एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऑलमोस्ट 80% रिएक्शन वापस से वही रिपीट होगी और कुछ रिएक्शंस यहां पे डिफरेंट हो सकती है। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो क्या क्या रिएक्शन हो सकती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ARSE रिएक्शन। ARSE रिएक्शन में क्या हो सकता है? टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, हैलोजिनेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन में पॉसिबल है या नहीं है वो सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। और क्या कर सकते हैं? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम कर सकते हैं। NO2 ग्रुप है तो NO2 ग्रुप का रिडक्शन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिडक्शन तो कर ही सकते हैं। ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम अटैच्ड है तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। और कौन सी रिएक्शन हो सकती है? नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन के ऊपर कोई लॉन पेयर भी नहीं है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं कर सकता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में हमें क्या देखना होगा? टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। किसी रिएक्शन मिक्सचर में अगर नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए नाइट्रोबेंजीन का टेस्ट हमें स्टडी करना होगा। सबसे पहले रिएक्शन हम देख लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है तो एक तरीके से रिविजन हो रहा है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन के लिए रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या और रिएजेंट क्या हो सकता है? H2S2O7, ओलियम भी हो सकता है। यहां से इलेक्ट्रोफाइल हमें क्या मिलता है? SO3। लेकिन अल्टीमेट अटैचमेंट किसका होता है? SO3H+ का। NO2 ग्रुप क्या है? मेटा डायरेक्टिंग।
तो NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दो, फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये सल्फोनिक एसिड है, मेटा पे NO2 प्रेजेंट था तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन क्या होगा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, HNO3 से ही इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस आपको मिलेगा, लेकिन रिएक्शन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, तभी इस हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग पे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके डाइनाइट्रेशन के प्रोडक्ट हमें दे सकता है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस एग्जिस्टिंग NO2 ग्रुप के बेटा पे ही अटैक करेगा। और क्या हो गया, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में X प्लस इलेक्ट्रोफाइल हमें चाहिए। X प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहां से मिलेगा, X2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, AlX3 हो सकता है, ZnX2 हो सकता है, FeX3 हो सकता है। तो यहां से ये X माइनस को रिमूव करेंगे। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये X माइनस को रिमूव कर लेंगे, उसके बाद क्या बचेगा, X प्लस बचेगा। और X प्लस इलेक्ट्रोफाइल NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पे अटैच कर दो, तो ये फाइनली आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिल गए। लास्ट क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइलेशन भी होता है, असाइलेशन भी होता है। अल्काइलेशन के प्रोडक्ट, अल्काइलेशन के रिएजेंट क्या होता है, RCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 लुईस एसिड है, लीविंग ग्रुप Cl माइनस को खा जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, R प्लस, और बाकी क्या हो गया, AlCl4 माइनस। सिमिलरली असाइलेशन में क्या होता है, RCOCl प्लस AlCl3। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, असाइल कैटाइन। तो ये दोनों फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के रिएजेंट है, और नाइट्रोबेंजीन में कोई भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। आपने यही पढ़ा था कि किसी भी बेंजीन रिंग पे हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, दैट मींस OH या NH2 अगर लगा है, या हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, दैट मींस NO2 अगर लगा है, तो उस केस में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसका रीजन क्या है, वो ऑलरेडी आपको पता है, नो रिएक्शन। तो बेसिकली आपने केवल यहां पर रिएजेंट को रिवाइज कर लिया, और नाइट्रोबेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, ये पॉइंट भी रिवाइज हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो यहां पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर कोई लॉन पेयर है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल बन नहीं सकता। तो किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, उससे इसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। रिडक्शन में हम देख लेते हैं, NO2 का अगर कंप्लीट रिडक्शन होगा तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, NH2 एनालीन। अब रिडक्शन के एजेंट क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन इस बात पे ध्यान देना कि NO2 का रिडक्शन करके फाइनली NH2 मिल सकता है, दैट मींस एनालीन मिल सकता है। तो नेक्स्ट अपने पास जो कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड एनालीन, एनालीन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन काम आएगी, और इसको एग्जैक्टली वापस से रिपीट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। मेटल प्लस एसिड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, Sn प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, SnCl4 बनाएगा, बाकी हाइड्रोजन एटम H प्लस एटम यहां से रिलीज होंगे, वो H प्लस एटम इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करने के बाद एनालीन बनेगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन एटम का रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन से अटैच हो गए, और बाकी 2 ऑक्सीजन एटम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम का रिक्वायरमेंट है। 4 + 2 6 हाइड्रोजन एटम यहां से रिलीज होंगे। सिमिलरली Fe प्लस HCl अगेन 6 हाइड्रोजन एटम, और ये सब NO2 का रिडक्शन करने के बाद एनालीन प्रोडक्ट बना के देंगे। और कैसे किया जा सकता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी पॉसिबल है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सिंपल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओ, और कोई कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम का यूज करो, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करो, तो फाइनली NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एनालीन। हाइड्रोजनेशन भी पॉसिबल है। अब यहां पे एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में बेसिकली रिएजेंट आपको याद भी रखना है, और फाइनली ये देखना है कि रिडक्शन के प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, और यही रिएक्शन टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन में भी काम आएगा। इस रिएक्शन में रिएजेंट अपने पास है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और यहां पे बेसिकली पार्शियल रिडक्शन होता है। कंप्लीट रिडक्शन अगर होगा तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और यहां पे ये प्रोडक्ट नहीं आएगा NO2, इसका रिडक्शन हम कर रहे हैं जिंक प्लस NH4Cl। अब देखना कि ये रिएजेंट देख के आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि रिडक्शन के रिएजेंट है, बाकी पार्शियल रिडक्शन या कंप्लीट रिडक्शन के प्रोडक्ट अगर मिलेंगे तो वो याद करना पड़ता है। Zn इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो मुझे लग रहा है कि ये रिडक्शन के ही रिएजेंट है, और यहां से हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो सकता है। ये किससे मिलकर बना है, वीक एसिड
NH3 प्लस वीक बेस NH3 और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो ये बेसिकली एसिडिक सॉल्ट हो गया, और एसिडिक सॉल्ट का रिएक्शन मेटल के साथ हो सकता है। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस 2H प्लस 2NH3। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन एटम NO2 का रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है, केवल पार्शियल रिडक्शन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। यही पॉइंट आपको लर्न करना है। पार्शियल रिडक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, NHOH, और अगर कंप्लीट रिडक्शन होता तो ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक होता, H प्लस और H प्लस यहाँ पे अटैच किए जा सकते थे। H प्लस और H प्लस ही अटैच करना है, ऐसा नहीं कि H प्लस और OH माइनस आप अटैच कर रहे हो। वाटर का एडिशन नहीं है, हाइड्रोजन गैस का एडिशन है। तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, NH2 में। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है, ये कंप्लीट रिडक्शन का प्रोडक्ट है। ये केवल दो जगह आपको मिल रहा है, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl या Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यहां पर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, NHOH। नेक्स्ट रिएक्शन है टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी कंपाउंड का हमें टेस्ट पता है। जैसे कि अल्कोहल में क्या टेस्ट होता है, लूकस टेस्ट होता है। फिनॉल में क्या टेस्ट होता है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ उसका टेस्ट किया जा सकता है। सिमिलरली नाइट्रोबेंजीन का जो टेस्ट है दैट इज मुलिकन बार्कर टेस्ट। और उसके बाद एनालीन जब हम पढ़ेंगे तो एनालीन के टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर एग्जाम में हर साल एनालीन का टेस्ट आपको मिलेगा। NO2 दैट मीन्स नाइट्रोबेंजीन का जो टेस्ट है दैट इज मुलिकन बार्कर टेस्ट। और मुलिकन बार्कर टेस्ट में जो रिएक्शन है एग्जैक्टली यही रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप यही है, NO2 की रिएक्शन Zn इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl से करवाते हैं। तो ये बेसिकली पार्शियल रिडक्शन का रिएजेंट है, और ये NO2 को चेंज करके NHOH में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्वस AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और ये किसका रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं इसको। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के एसिड तक पहुंचा देता है। तो सारे अल्कोहल को नहीं ऑक्सीडाइज करता, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये पहुंचाता है। तो सभी एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देते हैं। टॉलेंस रिएजेंट अपने पास क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होगा। यहाँ क्या प्रेजेंट है, Ag प्लस प्रेजेंट है, तो Ag प्लस रिड्यूस होने के बाद कहाँ जाएगा, Ag सॉलिड में। तो जब टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट एल्डिहाइड के साथ किया जाता है तो Ag फाइनली आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है। और Ag अगर मिलेगा तो बेसिकली सिल्वर मिरर वहां पे नजर आता है। यहां पे सिल्वर मिरर नजर नहीं आएगा, यहां पे ग्रे और ब्लैक कलर, इन दोनों में से कोई भी नजर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशंस। ये तो पता ही चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इसका है नहीं। तो ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो एक तरीके से नाइट्रोजन के साथ अब दो ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो Ag प्लस कहाँ चला जाएगा, Ag सॉलिड में। ग्रे ब्लैक कलर नजर आएगा रिएक्शन मिक्सचर में। और अगर ग्रे ब्लैक कलर नजर आ जाता है, इसका मतलब जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमने लिया था वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या था, नाइट्रोबेंजीन। यहां पर नाइट्रोबेंजीन की सारी रिएक्शंस खत्म हो जाती है और अब हम एनिलीन की रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है एनिलीन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनिलीन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। एनिलीन को प्रिपेयर करने का सबसे सिंपल मेथड है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो, और ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एनिलीन। तो फर्स्ट रिएक्शन हो गया प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है, नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन में NO2 का रिडक्शन आपको करना है। रिडक्शन करने के बाद NO2 ग्रुप चेंज हो जाएगा NH2 में, तो बेंजीन के ऊपर NH2, इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। रिडक्शन के लिए रिएजेंट अपने पास क्या हो सकते हैं, SN प्लस HCl। कितने हाइड्रोजन एटम यहां से मिलेंगे हमें, 6 हाइड्रोजन एटम, और ये 6 हाइड्रोजन एटम यहां पे NO2 का रिडक्शन करेंगे और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एनिलीन। और क्या हो सकता है, Fe प्लस HCl। या और यहां पे क्या हो सकता है, सिंपल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Ni, और इस रिएक्शन मिक्सचर को अगर हीट कर देंगे तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एनिलीन।
सेकेंड रिएक्शन और क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी एनिलीन प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बेंजीन के ऊपर कोई लीविंग ग्रुप अटैच कर देता है, जैसा कि क्लोरो, कार्बन और क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। इस पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्लोरो बेंजीन में नॉर्मल SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर SNAR रिएक्शन होता है, लेकिन SNAR रिएक्शन करने के लिए भी बेंजीन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद अगर यहाँ Cl को हटा के NH2- अटैच करना है तो इस रिएक्शन मिक्सचर में बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर पे ये रिएक्शन नहीं होगा। क्या अटैच करना है, NH2, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, NH3, या न्यूक्लियोफाइल इनफैक्ट और क्या हो सकता है, NaNH2, Na प्लस NH2-, तो NH2- यहाँ पे अटैक करेगा, Cl- को रिमूव करेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, NH2। फर्स्ट केस में हमें क्या मिलता, बेंजीन के ऊपर NH3, ये लॉन पेयर है, यहाँ पे अटैक करता, लीविंग ग्रुप लीव करता, तो यहाँ क्या आ जाता है, NH3+, फाइनली इसमें से प्रोटॉन लॉस होता, प्रोटॉन लॉस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता NH2 में, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आता एनिलीन। लेकिन इसके लिए रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा, हीट करने के बाद ही यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पे ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो अभी तक सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन सा हो गया, एनिलीन को प्रिपेयर करने का, कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम कर सकते हैं। अब एनिलीन को प्रिपेयर करने का यहाँ पे दो रिएक्शंस और है, और ये दोनों रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक है। ये दोनों रिएक्शन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इन दोनों रिएक्शंस के नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल हर पेपर में मिलेंगे आपको। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अच्छा, यहां पे एनिलीन का प्रिपरेशन हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा जनरल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। एनिलीन को अगर देखा जाए तो ये भी एक प्राइमरी अमाइन है। नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन एटम अटैच है और एक साइड ही ये कार्बन का जो ग्रुप है ये अटैच है। अल्काइल या अराइल ग्रुप कुछ भी अटैच हो सकता है। तो एनिलीन बेसिकली क्या है, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए ये दो स्पेशल मेथड हमें बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म पे भी फोकस होगा और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन and second method is Gabriel thalamide synthesis। दोनों रिएक्शंस बहुत इजी है, लेकिन यहां पर मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना होगा। फर्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो पहले तो ये देखेंगे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है, रिएजेंट कौन है, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में अगर अल्काइल ग्रुप अराइल है तो उसको क्या बोल देंगे, एनिलीन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है RCONH2 प्राइमरी अमाइड। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पर सेकेंडरी अमाइड या टर्शियरी अमाइड नहीं होना चाहिए। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल केवल प्राइमरी अमाइड ही हो सकता है। प्राइमरी अमाइड का रिएक्शन हम कर रहे हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH। Br2 की जगह और भी हैलोजन प्रेजेंट हो सकता है जैसे Cl2I2, लेकिन बेसिक मीडियम होना चाहिए। और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन प्लस Na2CO3 प्लस NaBr। NaBr के यहाँ पे 2 मोल है। इस रिएक्शन को हम चाहें तो कंप्लीटली बैलेंस भी कर सकते हैं। NOH के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 यूज करो तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या यूज किया है, प्राइमरी अमाइड। रिएक्शन किससे करवाया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, 1 डिग्री अमाइन। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देखो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना दिया RC≡NH2। कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, H2O चला गया, RC≡NH नेगेटिव, और अपने पास कौन है, Br2। तो ये Br- यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर अटैक करेगा, Br- लिविंग ग्रुप चला गया। तो क्या बन गया, RC≡NH Br। बेसिकली हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ गया, Br आ गया। अभी भी देखो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो अगले केस में क्या होगा, अगेन बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये वापस से न्यूक्लियोफाइल बन गया एक तरीके से। अब अगली स्टेप यहां पे देखना, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप बेसिकली रीअरेंजमेंट है, और जहां पे
किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट स्टेप होता है, वही स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है और उसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रीअरेंजमेंट को आप देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बेसिकली कार्बन एटम के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड वापस से ब्रेक होगा। अब ये पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म कब होता है, जब लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये अल्काइल ग्रुप कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन इस केस में आप देखना रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो ये पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और आर ग्रुप यहां से माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन एटम पे, और ये नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट लीविंग ग्रुप Br माइनस यहां से चला जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, Rn। ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। एंड फर्दर बेसिक मीडियम है, वाटर अपने पास एक्सिस में प्रेजेंट होता ही है, तो बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। यहां पे क्या लगाना है, H+, इधर क्या लगाना है, OH-, 2 टाइप्स बॉन्ड ब्रेक है। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, RnH2 1 डिग्री अमाइन, और इधर से क्या मिल गया, H2CO3। H2CO3 की रिएक्शन बेस से अगर करेंगे तो 21 में कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 + 2H2। तो फाइनली यही प्रोडक्ट आपको मिल गया, प्राइमरी अमाइन। और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड जेईई एडवांस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखे हैं, इस मैकेनिज्म को आप वापस से देख लो। पहली स्टेप में क्या हो गया, बेसिक मीडियम ने एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इधर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ने Br के ऊपर अटैक किया तो ये Br बेसिकली नाइट्रोजन एटम पे अटैच हो गया, Br- यहां पे लीव कर गया। अभी भी नाइट्रोजन एटम के पास एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो बेसिक मीडियम है, OH- ने H+ को रिमूव किया तो अगेन नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज ने कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस से पाई बॉन्ड अगर फॉर्म हुआ तो इस ग्रुप को यहां से माइग्रेट करना पड़ेगा। ये अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम के ऊपर माइग्रेट किया, यहां से Br- चला गया, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, RnCO। RnCO को क्या बोलता है, आइसोसाइनेट। बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, प्राइमरी अमाइन। अब इस अल्काइल ग्रुप की जगह अगर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता, PHNH2। PHNH2 को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। और इस तरीके से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। एनिलीन का प्रिपरेशन करने के लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होता है, बेंजामाइड। रिएक्शन किससे करते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता, फिनाइल ग्रुप किससे अटैच हो जाता, NH2 से, तो एनिलीन प्रोडक्ट हमें मिलता। अब इसको हम डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली रिडक्शन। अगर आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में देखें तो ये फिनाइल ग्रुप है 6 कार्बन एटम प्लस ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है 7 कार्बन एटम है, और फाइनली प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो केवल ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 कार्बन एटम का यहाँ पे रिडक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन। तो कभी भी चेन का अगर रिडक्शन करना है, और ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, काफी सारे रिएजेंट आपको दे रखे होते हैं, कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो अगर रिएजेंट में 7 कार्बन एटम है और प्रोडक्ट में आपको 6 कार्बन एटम चाहिए, डिग्रेडेशन अगर करना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से प्राइमरी अमाइन का हमने यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है दैट इज थैलेमाइड। अब थैलेमाइड कैसे बन सकता है, थैलेमाइड अमाइड है बेसिकली, और अमाइड किससे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया है, ये एसिड है, ये बेस है, तो सबसे पहले तो ये H+ डोनेट करेगा तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा, C डबल बॉन्ड माइनस NH4+, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और इसको फर्दर हीट करेंगे तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होने के बाद C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड बनता है। तो उसी तरीके से हम थैलेमाइड का जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। थैलेमाइड मतलब क्या हो गया, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड किसको बोलते हैं, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर आप NH3 से करेंगे, इधर से भी रिएक्शन होगा, इधर से भी रिएक्शन होगा, तो फाइनली हीट करने के बाद 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है उसी को क्या बोलेंगे, थैलेमाइड। तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपने यहां पे बना दिया एक तरीके से, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इससे भी हम क्या प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं।
और मोर इंपॉर्टेंटली एलिफेटिक अमाइन यहां पे प्रिपेयर किया जा सकता है। एलिफेटिक अमाइन जैसे मान लो कि CH3NH2, एरोमेटिक अमाइन इससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। एरोमेटिक अमाइन मतलब अराइल ग्रुप अटैच कर दो NH2 से, तो एनालीन का प्रिपरेशन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसका आपको रीजन पता चल जाएगा जब कंप्लीट मैकेनिज्म हम देखेंगे। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में थैलेमाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसके अलावा बेसिकली इसकी रिएक्शन किससे करनी है, अब कंप्लीट मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। थैलेमाइड बनाया, बेसिक मीडियम होता है, रिएक्शन हम किससे करते हैं, RX। ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अल्काइल हैलाइड के अलावा यहाँ क्या अराइल हैलाइड नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, आपकी मर्जी है, रखो अराइल हैलाइड रखो। देख लेंगे कि फाइनली रिएक्शन होगा या नहीं होगा, एलिफेटिक अमाइन मिलेगा या एरोमेटिक अमाइन मिलेगा या दोनों भी मिल सकता है। ये इससे रिएक्शन करेगा और फाइनली हम चाहे तो हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं या फिर इधर भी छोड़ सकते हैं रिएक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में OH माइनस इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन में। तो ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल बन गया एक तरीके से। रिएक्शन किससे करना है, RX, और यहाँ पे कौन हो सकता है, अराइल हैलाइड भी हो सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, नॉर्मली SN2 रिएक्शन है। ये इधर अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हेलोबेंजीन में नॉर्मल SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं होता है। कार्बन और हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। नॉर्मल कंडीशन में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं तो ये रिएक्शन फाइनली आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। आगे प्रोसीड नहीं कर सकता तो ये जो एरोमेटिक अमाइन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हमें नहीं मिलने वाला, केवल क्या मिल सकता है, एलिफेटिक अमाइन। अभी एलिफेटिक अमाइन भी नहीं मिला है, अभी तो कोई प्रोडक्ट हमें मिला है, उस प्रोडक्ट से हम फाइनली एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं। और वो एलिफेटिक अमाइन भी कैसा होगा, प्राइमरी अमाइन। बेंजीन C डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड हो गया, R से। बेसिक मीडियम है, वाटर की कोई कमी नहीं है, वाटर एक्सिस में है, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना है। बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट मैकेनिज्म देखने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहो तो भी बहुत सिंपल है। ये एसिड डेरिवेटिव एक तरीके से, ये कार्बोनिल ग्रुप पे इसने अटैक किया तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, इसके बाद वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है क्योंकि लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। एसिड डेरिवेटिव में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2TH। तो ये बेंजीन बना देता हूं, OH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन माइनस। अगेन यहां पे क्या आएगा, वाटर की कोई कमी नहीं है, एसिडिक प्रोटॉन ये रिमूव कर लेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया। अब इसके आगे वापस से इधर से हाइड्रोलाइसिस होगा, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस तो होगा ही सही। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा तो इधर H+ आ जाएगा, इधर OH माइनस आ जाएगा, तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, थैलिक एसिड में, प्लस RNH2। तो ये फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, 1 डिग्री अमाइन। और क्या बोलेंगे कि एलिफेटिक अमाइन का ही प्रिपरेशन किया जा सकता है, एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली इधर अटैक करके लिविंग ग्रुप को नहीं हटा सकता। अगर ये लिविंग ग्रुप को हटा सकता है तो नाइट्रोजन से फिनाइल अटैच हो जाता और फाइनली अगर यहाँ पे फिनाइल होता तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या आ जाता, एनिलीन बन जाता, लेकिन एनिलीन फिलहाल नहीं बन सकता। अगेन ये जो थैलिक एसिड है बेसिक मीडियम में इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा, बेसिक मीडियम में यहां से H+ को रिमूव करना होगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था जिस पे हमें फोकस करना दैट इज प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन में भी केवल क्या मिल सकता है, एलिफेटिक अमाइन। तो यहाँ पे एनिलीन के प्रिपरेशन का रिएक्शन हमने खत्म कर लिया। 2 स्पेसिफिक मेथड थे और ये दोनों स्पेसिफिक मेथड अभी तक हमने देखे नहीं थे। पहला मेथड कौन सा था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और सेकंड मेथड यहाँ पे क्या था, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, सिंपली ये याद दिलाने के लिए कि हर बार आपको मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बना सकते हो। प्रोडक्ट आपको किस तरीके से बनाना है अभी तक तो अंदाजा लग गया है।
जैसे मान लो ये थैलेमाइड बना दिया, रिएक्शन किससे, बेसिक मीडियम में CH3CH CH3Br, हाइड्रोलिसिस तो है ही सही, वो तो नहीं लिखेंगे तब भी हाइड्रोलिसिस है क्योंकि वाटर एक्सिस प्रेजेंट होता है हमेशा, और बेसिक मीडियम है तो बेसिक हाइड्रोलिसिस आपको करके देना है। तो फाइनली इसका प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे कि ये जो नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम कहाँ पे कनेक्ट होता है, इस कार्बन एटम पे, और यहां से लीविंग ग्रुप लीव करता है, तो बेसिकली CH3CH और यहां से क्या अटैच कर दो NH2, तो ये प्राइमरी अमाइन मिल गया। इसको सेकेंडरी अमाइन मत बोल देना, आप ऐसे सोचने लगोगे सर ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये सेकेंडरी अमाइन होगा, ऐसा नहीं है। जो कार्बन की डिग्री है उस पर अमाइन का डिग्री डिपेंड नहीं करता है, अमाइन का डिग्री किस पे डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। इस तरीके से अमाइन है तो ये 3 डिग्री अमाइन है। सिमिलरली दो तरफ कार्बन एटम प्रेजेंट, एक तरफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ये क्या है 2 डिग्री अमाइन। और अगर एक ही तरफ कार्बन एटम प्रेजेंट है और बाकी दो तरफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। तो यहां से गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। और कौन सा रिएक्शन था, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें रिएजेंट अपने पास क्या होता है प्राइमरी अमाइड। तो जैसे मान लो कि ये प्राइमरी अमाइड हमने ले लिया, रिएक्शन किससे करना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा प्राइमरी अमाइन। इस प्राइमरी अमाइन में एक कार्बन आइटम कम होगा, ये जो C डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये बेसिकली आप यहां से हटा दो और बाकी इसी को कनेक्ट कर दो, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो एक कार्बन आइटम है, ये कार्बन आइटम यहां से हटा दिया तो बेंजाइल अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन, यहां से प्रोडक्ट हमें मिल गया। और ये कैसा अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन है या एरोमेटिक अमाइन है। तो ये नॉर्मल कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलेंगे एलिफेटिक अमाइन। यहां पर अमाइन की प्रिपरेशन की सारी रिएक्शंस हमने खत्म कर ली। अब अमाइन दैट मींस एनिलीन की रिएक्शंस हम देख लेते हैं। यहां पर नॉर्मल अमाइन एलिफेटिक अमाइंस की रिएक्शंस भी आएंगी और एरोमेटिक अमाइन दैट मींस एनिलीन की रिएक्शंस भी हमें डिस्कस करनी है, पर मोस्टली किस पे फोकस करना है एरोमेटिक कंपाउंड दैट मींस एनिलीन पे फोकस करना है। रिएक्शंस ऑफ एनिलीन, अब इसमें देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है तो सबसे मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ARAC रिएक्शन देखेंगे क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, हैलोजिनेशन होता है और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है। ये चारों रिएक्शन तो हमें देखना ही है। सेकंड आप देखिए एनिलीन में NH2 प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब हो सकता है, जब एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो और दूसरे में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या करेगा लीविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा, फाइनली सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमें देखना है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखना है। और हम यहाँ क्या देख सकते हैं NH2 का रिडक्शन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लगे हुए, कोई भी नाइट्रोजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है। तो NH2 का रिडक्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेंजीन का तो रिडक्शन हो जाएगा। बेंजीन का रिडक्शन होगा तो फाइनली क्या मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। तो एक रिएक्शन हम यहाँ पे रिडक्शन का भी देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस भी हम देख सकते हैं। तो यही सारी रिएक्शंस होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या हो सकता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के रिएजेंट क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये सारी रिएक्शंस हमने देख रखी है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक एक्सेप्शन भी आता है, उस एक्सेप्शन का रीजन भी आपको पता है। नाइट्रेशन से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा NO2+, ये बेसिकली क्या स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। NH2 का क्या लगता है +M लगता है, तो क्या होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो आपको क्या लगता है कि NH2 के रेस्पेक्ट में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैच कर सकते हैं और पैरा पे अटैच कर सकते हैं, यही एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। लेकिन इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिलता है। अनएक्सपेक्टेड क्या है कि NH2 के रेस्पेक्ट में NO2+ मेटा पे अटैच हो जाए
और केवल मिलता ही नहीं है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है। 47% यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है कि ये एसिड और ये बेस भी तो है, तो एसिड बेस रिएक्शन भी अगर यहाँ पे होगा तो एनिलीन बेसिकली एनिलीनियम आयन में भी तो कन्वर्ट हो गया ना। इस लॉन्ग पेयर के ऊपर H+ अटैच कर दो तो ये एनिलीनियम आयन भी बनेगा। अब किसी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव प्रेजेंट है और इस ग्रुप को बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका नेचर बेसिकली क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो NH3+ के रेस्पेक्ट में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पे करवाओ तो ये प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। फाइनली यहां से ये H+ एटम रिमूव करवा दो, प्रोटॉन लॉस करवा दो, तो ये न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड तो मिलना ही था, लेकिन मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी हमें यहां पे मिला है। सेकेंड रिएक्शन क्या है, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन किससे करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और एनिलीन। तो H2SO4 एसिड है, एनिलीन बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। एसिड बेस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या होगा, सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये एसिड है, ये बेस है, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, ये H+ डोनेट करेगा, तो क्या बन गया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर ये एक H+ और डोनेट करेगा तो बेसिकली एनिलीन के 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे, तो एनिलीनियम आयन के 2 मोल यहां पे बनेंगे। और क्या बन सकता है, सल्फेट आयन। इंपॉर्टेंट ये है कि सल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन कोई भी प्रेजेंट हो, लेकिन सॉल्ट यहां पे बन गया। और आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन के प्रोडक्ट चाहिए, तो ये भी बहुत आसानी से मिल सकता है। केवल इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा 473 केल्विन तक। तो फाइनली यहां पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे SO3H अटैच हो जाएगा, लेकिन इसके लिए रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा। इसी के बाद फाइनली एनिलीन के लिए सल्फोनेशन का प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। थर्ड रिएक्शन हैलोजिनेशन पे आ जाता है। हैलोजिनेशन के लिए एनिलीन में रिएजेंट क्या होता है, X2 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 ले लेते हैं, X2 को, X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। नॉन पोलर सॉल्वेंट में Br2 का पोलराइजेशन बहुत कम होगा, तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होगी। पोलर पोटिक सॉल्वेंट में Br2 का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। जहां पर Br+ इलेक्ट्रोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर बेसिकली ट्राई सब्स्टिट्यूशन का चांस है। और दूसरी बात आप ये देखो कि ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मल्टीपल टाइम अटैक कर सकता है, तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अब चाहे CS2 हो चाहे H2 हो, चाहे Br+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चाहे Br+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, यहाँ पर हमेशा ही मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिलते हैं। और रीजन क्या है, NH2 ग्रुप का जो प्लसम है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा, NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशंस अपने पास 2 है और पैरा पोजीशंस 1 है, तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा और ये बेसिकली व्हाइट PPT होता है। तो एनिलीन का टेस्ट अगर आपको करना है तो Br2 वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा दो या Br2 CS2 के साथ इसका रिएक्शन करवा दो। फाइनली ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट हमें मिलता है और ये बेसिकली व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर रिएक्शन मिक्सचर में बन जाता है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट था, एनिलीन। ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिले हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिले तो ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको थोड़ा मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में चेंज करना पड़ेगा और उसका जो मेथड है वो भी आपको पता है। NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन कर दो, एसिटाइलेशन करने के बाद ये जो NH2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 डबल बॉन्ड और CS3 में, और ये बेसिकली मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में Br2 CS2 से अगर इसका रिएक्शन करेंगे या Br2 वाटर से इसका रिएक्शन करेंगे तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल केवल एक ही बार अटैच होगा, मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो ये रिएक्शन भी हम वापस से देखेंगे। टोटल 3 रिएक्शन हो गया। फोर्थ रिएक्शन आप देखिए, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है।
स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो या स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, दोनों की प्रोसेस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। रीजन आप वापस से देख लेना, रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने सारी खत्म कर ली। अब यहाँ पे एनिलीन को हम एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेंगे और सामने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये एनिलीन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये उधर अटैक करेगा तो वहां से लिविंग ग्रुप लीव करेगा और फाइनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी रिएक्शंस बेसिकली क्या हो सकती है? NH2, लेट अस से कि COCl2 के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म हो गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, SN2TH रिएक्शन इसको बोलते हैं। वन टाइम सब्स्टिट्यूशन हुआ, सेकंड टाइम भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्योंकि अभी एक और लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? 2 मोल। और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? NHC डबल बॉन्ड NHPH। यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा? NH2+। उसके बाद प्रोटॉन लॉस होगा, प्रोटॉन लॉस होने के बाद ये न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये हो गया। अगली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एग्जैक्टली इसी तरीके से है और ये रिएक्शंस बेसिकली आपने देख भी रखी है, लेकिन इस बार इसका नाम भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। यही रिएक्शन एग्जैक्टली कि ये जो NH2 है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एसिटाइलेशन कर दो और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन हो गया? एनिलीन प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं? बेंजोइल क्लोराइड से कर सकते हैं, या बेसिकली और भी यहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है तो और भी ऐसे डेरिवेटिव की बात हो सकती है। ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। पायरिडीन बेसिक मीडियम रख देते हैं ताकि ये बेसिक मीडियम फाइनली यहां से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सके और प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। C डबल बॉन्ड हो और ये PH। पायरिडीन ने यहां से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया तो ये न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको मिल गया, NHC डबल बॉन्ड हो PH। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन और इससे बेसिकली NH2 स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप को मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन की तरफ तो रेजोनेंस कर ही रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये इंक्रीज कर रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप ये कहलाएगा और ऑर्थो और पैरा पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में इसको बोलना पड़ेगा। लेकिन ये लॉन पेयर यहाँ पे इंटरनल रेजोनेंस में ज्यादा बिजी होंगे, लॉन पेयर का जो रेजोनेंस है C डबल बॉन्ड की तरफ ज्यादा होगा, तो जब ये लॉन पेयर इंटरनल रेजोनेंस में बिजी है तो बेंजीन की तरफ कम आएंगे, बेंजीन की तरफ कम आएंगे तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अभी आपने इसको कन्वर्ट कर दिया मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में। इसके बाद आप चाहें तो इसका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं और Br2CS2 या Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मोनोब्रोमिनेशन के प्रोडक्ट भी हमें मिलेंगे। यही इसका यूटिलाइजेशन है। NHC डबल बॉन्ड हो, यहां पे हम चाहे तो ये भी रख सकते थे RC डबल बॉन्ड हो Cl, तो उस केस में यहां पे क्या मिल जाता? R मिल जाता। मोस्टली आपको इसी से काम है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या बोला कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर आपको करना है तो वो भी हो सकता है, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएजेंट क्या होता है? RCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये असाइलेशन के क्या होता है? RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? R+, यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? RCO+। तो इन दोनों इलेक्ट्रोफाइल को इस पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच किया जा सकता है। पैरा पोजीशन पे अगर अटैच करेंगे तो वहां से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और ऑर्थो पोजीशन से माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सिमिलरली Br2 वाटर से अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो इस मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में
ब्रोमीन कहाँ लगा सकते हो, ऑर्थो पे या पैरा पे, पैरा से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और फाइनली अगर इसका हाइड्रोलिसिस आप कर दोगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये वापस से एनालीन में चेंज हो जाएगा। एनालीन का अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन आप करते हैं तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। इससे अच्छा क्या है कि एनालीन को पहले मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में चेंज करो, उसका क्या रिएक्शन है, शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। इसके बाद उसका ब्रोमिनेशन करो तो मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। फाइनली हाइड्रोलिसिस कर दो तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये ग्रुप वापस से यहां से लीव करेगा और अल्टीमेटली ये एनालीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देख लिया। अब इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। NH2 ग्रुप का रिडक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन में कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम अटैच करते हैं, उसी को रिडक्शन रिएक्शन हम बोलते हैं। तो एनालीन का नॉर्मली रिडक्शन तो पॉसिबल नहीं है। लेट अस से कि 6 रिएक्शन है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे इसका कैटालिटिक रिडक्शन आप करना चाहो तो साइक्लोहेक्सेन का रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी बेंजीन का रिडक्शन हो जाएगा। और बेंजीन का रिडक्शन होने के बाद यह सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। सिमिलरली ऑक्सीडेशन की अगर बात है तो ऑक्सीडेशन के लिए वही रिएजेंट हम यूज करेंगे जो फिनोल का ऑक्सीडेशन में किए थे, Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये पैरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो। ऐसा मत करना कि डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो नाइट्रोजन एटम को रिप्लेस करके ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आ जाएगा। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी हमने देख ली। यहाँ पर एनालीन की सारी रिएक्शंस खत्म हो जाती है। अब एक स्पेसिफिक रिएक्शन है और उसके बाद टेस्ट हमें देखना है। ये स्पेसिफिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन। और डाईएज़ोटाइजेशन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऑलरेडी डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन आपने देखा हुआ है, लेकिन इसको वापस से हम यहां पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएज़ोटाइजेशन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पे क्या है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक, दैट मीन्स एनालीन भी हो सकता है। कोई भी अमाइन चलेगा, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, लेकिन प्राइमरी अमाइन ये होना चाहिए। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया RNH2 से। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया। रिएक्शन हमें किससे करना है, नंबर ऑफ रिएजेंट यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी रिएजेंट से रिएक्शन करें फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन। ये जो NH2 ग्रुप है ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था, वही रिएक्शन है ये। इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद NH2 की क्या हालत हो जाती है, Rn2+Cl-, और इसी को क्या बोलते हैं, डाईएज़ोनियम सॉल्ट। डाईएज़ोनियम सॉल्ट ही हमें बनाना है और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन। तो डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए अमाइन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन किससे कर सकते हैं, NaNO2+HCl, या सिंपली आपको क्या दिया जाए, HNO2। एक ही बात है ये। NaNO2+HCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl+HNO2। नाइट्रस एसिड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। नाइट्रस एसिड इज वेरी अनस्टेबल। या इसकी रिएक्शन किससे की जा सकती है, NOCl। NOCl को क्या बोलते हैं, टिल्डन्स रिएजेंट। किसी भी रिएजेंट से प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करें, लेकिन इन रिएजेंट से बेसिकली एक ही अटैकिंग स्पीशीज हमें मिलता है, और उस अटैकिंग स्पीशीज का रिएक्शन जब प्राइमरी अमाइन के साथ होगा तो ये NH2 पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप Rn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली वो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ोनियम सॉल्ट। किस तरीके से ये रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। RNH2, इन तीनों रिएजेंट से हमें इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग स्पीशीज क्या मिल गया, NO+। ये NO+ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अटैक किया तो फाइनली नाइट्रोजन एटम के ऊपर N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोसो ग्रुप अटैच हो गया। अब इसका कंप्लीट मैकेनिज्म हमें नहीं देखना है, केवल ये इंपॉर्टेंट है कि या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके फाइनली यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म के बाद वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जा सकता है। अगर यहाँ दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो सकता तो डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बन सकता। इसीलिए आप पहले ध्यान रख लेना कि प्राइमरी अमाइन के केस में ही डाइएजोटाइजेशन हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में ही नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये जो NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कंप्लीट मैकेनिज्म के बाद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ये डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी और क्या प्रेजेंट होगा, NaNO2 प्लस HCl, Cl माइनस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कैटायन प्लस एनाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। नाम क्या है इसका, डाइएजोनियम सॉल्ट। ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल। ये इस तरीके से रह नहीं पाएगा, ये फटाफट से यहां पे डिसोशिएट होगा। नाइट्रोजन ग्रुप जो कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन माइनस N2। कार्बोकैटायन मिल गया। अब रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। और इसमें शुरुआत से आप देखिए RNH2 में जो NH2 है ये पुअर लिविंग ग्रुप है। इस पुअर लिविंग ग्रुप को आप यहां से हटा नहीं सकते और इसकी जगह कोई भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। यहां पुअर लिविंग ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने इसका क्या कर दिया, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन से पुअर लिविंग ग्रुप NH2 को कन्वर्ट कर दिया N2 प्लस डाइएजोनियम सॉल्ट में। इसके बाद ये गुड लिविंग ग्रुप है, और गुड लिविंग ग्रुप भी इतना अच्छा है कि ये यहां से लीव करेगा तो सीधा क्या मिलेगा, सबस्ट्रेट में कार्बोकैटायन मिलेगा। कार्बोकैटायन जहां मिलता है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। फाइनली इस रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैच करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब बताइए इस रिएक्शन मिक्सचर में न्यूक्लियोफाइल क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो सकता है Cl माइनस, ONO नाइट्राइट आयन प्रेजेंट हो सकता है, NO2 नाइट्रो आयन यहां पे प्रेजेंट हो सकता है, और वाटर है तो H2O प्रेजेंट है। वाटर एक्सिस में होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक्सिस में होगा, तो ये इधर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट ROH2 प्लस। यहां से प्रोटॉन लॉस होगा तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, अल्कोहल। तो अमाइंस को अल्कोहल में कन्वर्ट अगर करना है तो ये रिएक्शन सबसे बढ़िया है। इस रिएक्शन को अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन करो तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। लेकिन इस रिएक्शन में और भी बाई प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एकदम लास्ट स्टेप पे आइए। लास्ट स्टेप में ये अल्काइल कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, इस अल्काइल कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो फाइनली ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल वाटर मॉलिक्यूल के अलावा Cl माइनस भी है, ONO माइनस भी है, NO2 माइनस भी है, तो अल्काइल क्लोराइड भी प्रोडक्ट मिल सकता है, अल्काइल नाइट्राइड भी मिल सकता है, या नाइट्रो एल्केन भी मिल सकता है। इस तरीके से यह भी पूछा जा सकता है कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में अल्कोहल के अलावा क्या क्या बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। इनमें से एक दो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्पल आपको विद मैकेनिज्म सॉल्व करना है। और फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होगा, प्राइमरी अमाइन। डाइएजोटाइजेशन, जैसे मान लो कि ये प्राइमरी अमाइन है, रिएक्शन किससे करना है, HNO2। एक्वस मीडियम होता ही है, तो फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को मैं सॉल्व कर देता हूं और बाकी सारी रिएक्शंस आप ही को सॉल्व करना है। बताइए यहां से अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, NO+। ये NO+ इस पे अटैक करता है तो प्राइमरी अमाइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये डाइएजोनियम सॉल्ट में, N2+ Cl-। डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये जो लीविंग ग्रुप है नाइट्रोजन गैस, ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये लीविंग ग्रुप यहाँ पे लीव कर जाएगा। ये किसी का वेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा। उसको कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं, SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा, SN1 मैकेनिज्म ही होगा। पोलर क्वाटिक सॉल्वेंट वाटर भी प्रेजेंट है, गुड लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये दोनों कंडीशन SN1 को ही सपोर्ट करता है। तो ये फाइनली आपने कार्बोकैटायन बना दिया। न्यूक्लियोफाइल वाटर यहाँ पे एक्सिस में होता है, तो वाटर जब यहाँ पे अटैक करेगा तो फाइनली अटैचमेंट किसका होता है, OH- का, और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। अच्छा,
एक बात और बताओ, यहाँ पर अल्कोहल हमें कितने मिलेंगे, एक मिलेंगे या दो मिलेंगे? दो अल्कोहल मिलेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये बेसिकली कायरल है। कायरल है तो यहाँ से आपको दो अल्कोहल मिल सकते हैं, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, रैसिविक मिक्सचर। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद वाले क्वेश्चन सारे आप ही को अटेम्प्ट करने हैं। टू प्रोडक्ट, NH2 सेम रिएजेंट है, NH2 सिमिलरली कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट वाले भी कुछ क्वेश्चन यहां पे दे देते हैं। रिंग एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन भी एक तरीके से कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 मेंबर रिंग बना दिया, यहाँ पे NH2 कनेक्ट कर दिया, HNO2 के साथ रिएक्शन करना है, तो फाइनली आपको अल्कोहल बना देना है। NH2 NH2 आएगा बेसिकली। 7th और क्या हो सकता है, ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है। एक जगह मैंने OH NH2 अटैच कर दिया, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करना है, फाइनली अल्कोहल प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि डाईएजोटाइजेशन जब हम करेंगे तो रिएजेंट बेसिकली क्या हो सकते हैं, उसके बाद डाईएसोनियम सॉल्ट हमें मिलता है। डाईएसोनियम सॉल्ट इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि वो फटाफट से डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट होने के बाद नाइट्रोजन गैस वहाँ से लीव करता है। अल्काइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। फाइनली आपको मोस्ट स्टेबल रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन बनाना है और उस कार्बोकैटायन पे OH माइनस ग्रुप अटैच कर दो, तो फाइनली अल्कोहल प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन था। अब सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन किस तरीके से इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। प्राइमरी अमाइन से हमें क्या मिलेगा, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में अल्कोहल, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम चाहे तो ऐसा टेस्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइन से अल्कोहल मिलता है, वापस से लिख देता हूं मैं इसको। HNO2 के साथ आपने इसका रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट मिल गया अल्कोहल। अब सेकेंडरी अमाइन पे आते हैं। सेकेंडरी अमाइन RNH R' एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल NO+ मिलेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर गया, NH NO+। अब देख लीजिए सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन ग्रुप पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से बेसिकली H2O मॉलिक्यूल जा नहीं सकता। H2O मॉलिक्यूल नहीं जाएगा तो डाईएसोनियम सॉल्ट हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला, तो उस तरीके से रिएक्शन तो होगा नहीं। तो सिंपली आप देख लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है इसमें से H+ एटम यहाँ से लीव कर जाएगा, प्रोटॉन लॉस होगा, और प्रोटॉन लॉस के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाइट्रोजन पे R' है और NO प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो अमाइन, या और क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोसो सेकेंडरी अमाइन। ये येलो ऑयली लिक्विड होता है। टर्शरी अमाइन में देख लेते हैं। टर्शरी अमाइन में तो नाइट्रोजन पे ये हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर ये हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है तो लगता है कि इस तरीके से रिएक्शन तो होगा ही नहीं। 3 डिग्री अमाइन R R', HNO2 से रिएक्शन अगर करेंगे तो NO+ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ये लॉन पेयर है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर गया, R', ये इस तरीके से मिल गया। अब फाइनली यहां से अल्काइल प्लस तो लीव नहीं कर सकता, अल्काइल प्लस लीव करेगा तभी न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो ये मैकेनिज्म आपको फॉलो नहीं करना है, सिंपल आपको देखना है कि ये क्या है, एक एसिड है और ये क्या है, बेस है। एसिड और बेस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, H+ दे देगा ये, R' और NO2-, ये सॉल्ट आपको मिल गया। और इस सॉल्ट को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तब यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट हो सकता है, और रीअरेंजमेंट के बाद एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं जो सेकेंडरी अमाइन का डाईएजोटाइजेशन पे मिले थे। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, R'
और एक R किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। लेट अस से कि R डबल डैश अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कौन सा R डैश या R डबल डैश या R अल्कोहल में कन्वर्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म आपको देखना नहीं है। तो बेसिकली डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन से भी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। प्राइमरी अमाइन का डाई एजोटाइजेशन करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। सेकेंडरी अमाइन का डाई एजोटाइजेशन करेंगे तो नाइट्रोसो सेकेंडरी अमाइन हमें प्रोडक्ट मिलेगा, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है। और टर्शियरी अमाइन का अगर डाई एजोटाइजेशन करना है तो ये सॉल्ट आपको मिलेगा। सॉल्ट को फर्दर हीट अगर करेंगे तो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट मिलेंगे जो सेकेंडरी अमाइन के डाई एजोटाइजेशन में मिलते हैं। अब यहाँ पे एलिफेटिक अमाइन को चेंज करके एरोमेटिक अमाइन ले आता है और एग्जैक्ट सेम रिएक्शन हमें करना है। एग्जैक्ट सेम मतलब कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करना है और यही रिएजेंट यहां पे होने चाहिए, एरोमेटिक अमाइंस। तो सबसे पहले प्राइमरी अमाइन की अगर बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन ही ले सकते हैं। प्राइमरी अमाइन के साथ जब डाई एजोटाइजेशन करते हैं तो डाइएसोनियम सॉल्ट बनता है और यहां पे जो डाइएसोनियम सॉल्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएसोनियम सॉल्ट। NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, फाइनली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये डाइएसोनियम सॉल्ट आपको मिल गया, बेंजीन डाइएसोनियम सॉल्ट। अब एक बात पे ध्यान देना, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है या फिर ये इंटरमीडिएट स्पीशीज हमें क्या मिल गई, बेंजीन डाइएसोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइएसोनियम सॉल्ट की एक खास बात क्या है कि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टेबल होता है। मतलब ये बेंजीन डाइएसोनियम सॉल्ट यहां से ब्रेकडाउन नहीं करता है, कोई लिविंग ग्रुप यहां से लीव नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बेंजीन पे एक बेस्ट लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, वो न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बन आइटम पे अटैक करेगा तो फाइनली बेंजीन रिंग से वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस यहां से लीव कर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने का क्या मेथड होगा कि सबसे पहले आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एनिलीन चूज करो, एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो बेंजीन डाइएसोनियम सॉल्ट हमें मिलेगा। अब जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, जैसे मान लो कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए Cl- न्यूक्लियोफाइल चूज करना है और ये Cl- इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को लीव करवा देगा तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन बहुत ही अच्छा है और इस रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे भी सही। बेंजीन डाइएसोनियम सॉल्ट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है और अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हीट करोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा और जो भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है जैसे कि वाटर, वो इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर गया तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। तो इस तरीके से हम चाहे तो 1 डिग्री अमाइन एनिलीन को फिनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड आ गया 2 डिग्री अमाइन। तो ये तो एग्जैक्ट सेम रिएक्शन था जैसे कि एलिफेटिक अमाइन में था। एलिफेटिक अमाइन में 1 डिग्री अमाइन का डाइएजोटाइजेशन करने के बाद अल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है, तो यहाँ एनिलीन से हमें क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। अब 2 डिग्री अमाइन पे आता है, ऐसा करता है CH3 लगा देता है, HNO2 के साथ रिएक्शन करना है या NaNO2 प्लस HCl, एक ही बात है। NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल ने इधर लॉन पेयर पे अटैक किया तो क्या बनेगा, CH3 H प्लस एंड डबल बॉन्ड हो, एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है। इसके बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन है, दूसरा तो क्या है, CH3 ग्रुप है, तो कोई डाइएसोनियम सॉल्ट यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, तो प्रोटॉन लॉस हो जाएगा। तो फाइनली आपने ये न्यूट्रल प्रोडक्ट बना दिया और एग्जैक्टली सेम न्यूट्रल प्रोडक्ट है नाइट्रोसो सेकेंडरी अमाइन। अब थर्ड रिएक्शन अब देख लेते हैं और यहां पे थर्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री अमाइन अपने पास अगर है और एरोमेटिक अमाइन की बात है तो यहां पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्शन होगा। एलिफेटिक 3 डिग्री अमाइन में डाइएजोटाइजेशन का जो रिएक्शन था एग्जैक्टली वो नहीं फॉलो करना है। एरोमेटिक अमाइन है तो एरोमेटिक में तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी तो हो सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इस लॉन पेयर पे इसका अटैक नहीं होगा क्योंकि फाइनली आपको यहां से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ये NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है,
इस पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच कर सकता है, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ऑर्थो पे भी अटैच कर सकता है, पैरा पे भी अटैच कर सकता है। मेजर प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेगा? पैरा से। तो प्रोडक्ट यहां पे क्या मिल गया? नाइट्रोसो बेंजीन मिल गया एक तरीके से। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो आपने ये नोट किया होगा कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन का जब डाइआज़ोटाइजेशन करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। इनफैक्ट ये भी देखा है कि अगर ये प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है तो दोनों के केस में डिफरेंट रिएक्शंस हमें मिलती है। अमाइंस की सभी रिएक्शंस हमने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ अमाइंस। अमाइंस यहाँ पे एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक अमाइन एनालिन भी हो सकता है। अमाइंस के लिए टोटल 3 टेस्ट हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट टेस्ट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है ये केवल प्राइमरी अमाइन ही दे सकता है, गिवन बाय प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? वो रिएक्शन मैकेनिज्म देखने के बाद पता चलेगा। तो यहां बेसिकली एक प्राइमरी अमाइन बना दिया। यहां प्राइमरी अमाइन में एलिफेटिक भी हो सकता है, जैसे कि CH3NH2, CH3CH2NH2, या एरोमेटिक अमाइन भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। इस रिएक्शन में रिएजेंट अपने पास क्या है? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, और इस रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा हीट करता है। तो बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म से रिएजेंट या अटैकिंग स्पीशीज हमें क्या मिलता है? डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। अमाइन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों रिएक्शन करेंगे, तो फाइनली इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होगा? RNH2 हो गया। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट किया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है। अब यहाँ पे काफी सारी रिएक्शंस होंगी, काफी सारा रीअरेंजमेंट भी हो सकता है बीच में, लेकिन आप फाइनली प्रोडक्ट बनाओ। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो बेस किसको रिमूव कर लेगा? एसिड को। एसिड अपने पास क्या हो गया? HCl। तो यहां से HCl रिमूव होगा, इधर से भी HCl रिमूव होगा, 2 टाइम्स HCl रिमूव होगा। तो 2 टाइम्स HCl रिमूव होने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? आइसोसाइनाइड। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के एंड में बेसिकली फाउल स्मेल आता है। तो अगर फाउल स्मेल आ सकता है, इसका मतलब इनिशियली रिएजेंट या इनिशियली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने पास क्या था? प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन हम किस तरीके से करते हैं कि एक बीकर ले लिया या एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें प्राइमरी अमाइन आपने मिक्स किया, इसके बाद आप क्या मिक्स करते हो? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। तो फाइनली अगर यहाँ पे फाउल स्मेल आता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट हुआ है और इनिशियली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्राइमरी अमाइन था। अगर सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे प्रेजेंट होता या टर्शियरी अमाइन प्रेजेंट होता तो फाइनली आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता और कोई फाउल स्मेल नहीं आता। आप देख लीजिए कि आइसोसाइनाइड किस तरीके से मिला है। इस नाइट्रोजन एटम पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी यहाँ पे 2 HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब अमाइन कौन सा है? प्राइमरी अमाइन। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन केवल प्राइमरी अमाइन दे सकता है और रिएक्शन के एंड में फाउल स्मेल आता है। सेकेंड टेस्ट आप देखिए, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि रिएक्शन के एंड में मस्टर्ड ऑयल का जो स्मेल होता उसी तरीके का स्मेल यहां पे आएगा। मस्टर्ड ऑयल स्मेल। ये टेस्ट भी प्राइमरी अमाइन ही दे सकता है। सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट नहीं देता है। तो यहां से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कोई एक प्राइमरी अमाइन आपने ले लिया CH3NH2, सॉरी CH3CH2NH2। रिएक्शन हम इसका किससे करते हैं? CH2 से। इसके बाद HgCl2 से इसका रिएक्शन करते हैं। फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसका मस्टर्ड ऑयल स्मेल होता है। तो पहले इसका रिएक्शन हम कर लेते हैं। CH2 एक इलेक्ट्रोफाइल है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस तरीके से अटैक करेगा। CH3CH2 C डबल बॉन्ड S माइनस। पोलर पोटिक सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, या फिर सॉरी NH2 प्लस C डबल बॉन्ड S माइनस।
यहां से प्रोटॉन लॉस होगा, इसके ऊपर प्रोटॉन चिपक जाएगा, CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे क्या आ गया SH। फाइनली इसका रिएक्शन किससे होगा, HgCl2 से। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, Hg2 प्लस 2Cl माइनस। ये 2Cl माइनस इन दोनों हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा और Hg2 प्लस ये सल्फर एटम को खा जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस 2HCl प्लस CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S आइसोथायोसाइनेट। और आइसोथायोसाइनेट केवल कब बन सकता है, जब इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। पहली बार यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप अटैच हो गया, उसके बाद एक H+ लूज कर गया और फाइनली एक और H+ लूज करना है तो नाइट्रोजन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। इसका मतलब प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। प्राइमरी अमाइन होगा तो ही हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट ये दे सकता है। फाइनली इस रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है वहां से मस्टर्ड ऑयल स्मेल आता है। तो पहला जो दोनों टेस्ट था ये केवल प्राइमरी अमाइन दे सकता है, और इन दोनों टेस्ट से प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ये जो लास्ट टेस्ट है थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेस्ट से हम प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड टेस्ट को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट अपने पास क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एस डबल बॉन्डो Cl। इसके साथ हमें रिएक्शन करना होता है। तो इस कंप्लीट रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी अमाइन की। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और यहां लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, NH2 प्लस एस डबल बॉन्डो, और इधर भी क्या आ गया, बेंजीन प्लस Cl माइनस। ये Cl माइनस यहां से H+ को रिमूव कर लेगा तो फाइनली न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब आगे देखते हैं। टेस्ट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चलेगा कि प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है। तो यहाँ पे टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं कि प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ आपने फर्स्ट टाइम किया, और इसके बाद सेकेंड टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेस मिक्स कर देते हैं। कोई भी बेस, जैसे कि NH हो गया, KOH हो गया। तो ये बेस इसके साथ रिएक्शन कब कर सकता है, जब यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो प्राइमरी अमाइन अगर ये है तो यहाँ से एक H+ तो पहले ही चला जाएगा, उसके बाद ही ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और उसके बाद भी नाइट्रोजन पे एक H+ यहाँ पे प्रेजेंट है और ये H+ एसिडिक प्रोटॉन है। इस एसिडिक प्रोटॉन को बेस यहाँ से रिमूव कर सकता है। तो फाइनली यहाँ पे एक सॉल्ट आपको मिलेगा, और ये सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है तो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो प्राइमरी अमाइन है, ये हम कैसे कंफर्म करेंगे, इसको वापस से सुन लेना। प्राइमरी अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट हमने मिक्स किया, उसके बाद यहाँ पे बेसिक मीडियम आपने मेंटेन किया, तो फाइनली अगर क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब है कि इनिशियली जो रिएजेंट अपने पास था वो प्राइमरी अमाइन था। अब सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन पे आते हैं। वहां पर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी अमाइन की जब रिएक्शन करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा, और एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा तो सेकंड स्टेप में ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ये क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप क्या गेस कर सकते हो कि ये सेकेंडरी अमाइन था। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देखना, 2 डिग्री अमाइन R-NH। पहला रिएजेंट अपने पास कौन होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको क्या बोलता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस डबल बॉन्ड हो। ये Cl माइनस फिर यहां से H+ को रिमूव कर लेगा, माइनस HCl मैंने पहले ही बना दिया। N के ऊपर क्या है, R है और R' है। अगेन सेकेंड टाइम आप इसमें स्ट्रांगली बेसिक मीडियम NH या KOH के साथ इसका रिएक्शन करोगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, नो एसिडिक प्रोटॉन। फिर भी आपको पता कहां चला कि ये सेकेंडरी अमाइन है, रिएक्शन नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन आपको मिलना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये बेसिकली इनसॉल्युबल होता है।
तो बेसिकली अगर रिएक्शन मिक्सचर में आपको कोई प्रेसिपिटेट अगर मिलता है तो रिएक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, सेकेंडरी अमाइन का। और इस तरीके से आप पता कर सकते हो हिल्सबर्ग रिएजेंट से कि प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है। अब टर्शरी अमाइन पे आते हैं। टर्शरी अमाइन में तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा उसका रीजन आपको पता है। टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप लीव करता है। अब ये लीविंग ग्रुप क्या करता है, Cl माइनस यहाँ से H+ को रिमूव करता है, तभी ये फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलता है, न्यूट्रल प्रोडक्ट है बेसिकली। तो यहाँ टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन में कोई H+ प्रेजेंट नहीं होगा, H+ प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन है यही नहीं होने वाला। 3 डिग्री अमाइन R डबल डैश बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो क्या होगा, ये इस तरीके से अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि अगर इस रिएक्शन को हम करवाते तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता, एस डबल बॉन्ड हो R डैश R डबल डैश। ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, या फिर यहाँ पे फाइनली अल्काइल ग्रुप लीव करके एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। ये रिएक्शन इस तरीके से होता ही नहीं है। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखाई दिया, और विदाउट ऑब्जर्वेशन आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये टर्शरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन में ऑब्जर्वेशन क्या है फिर बता देता हूँ। प्राइमरी अमाइन वाटर सॉल्युबल होता है, इसमें हम क्या मिक्स करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिल्सबर्ग रिएजेंट मिक्स करते हैं, और उसके बाद अल्कोहलिक KOH या KOH हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फाइनली एक क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन आता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन यहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन कैसे करते हैं कि सेकेंडरी अमाइन को हिल्सबर्ग रिएजेंट में मिक्स करते हैं, तो फाइनली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमें मिलता है। और इस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में KOH अगर मिक्स करते हैं, बेस अगर मिक्स करते हैं तो भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में जो प्रोडक्ट बनता है वहां पे कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये एसिडिक प्रोटॉन बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो जो प्रोडक्ट पहले इनसॉल्युबल बन गया वो वापस बाद में भी इनसॉल्युबल ही होगा। और टर्शरी अमाइन के केस में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और ये जो इनिशियल रिएजेंट है ये खुद ही इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। तो जब ये इनसॉल्युबल है तो फाइनली कोई रिएक्शन भी नहीं है और आपको कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं लग रहा है। लेकिन आपको ये तो पता करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन तो चाहिए, ऑब्जर्वेशन होगा तभी आप पता कर पाओगे कि ये टर्शरी अमाइन है। तो इसका ऑब्जर्वेशन हम किस तरीके से ला सकते हैं कि नॉर्मली तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये बेस है तो बेस एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन आप यहां पे रख दो, एसिडिक सॉल्यूशन रखोगे तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, तो फाइनली क्या होगा, सॉल्ट प्रिपेयर होगा, और ये सॉल्ट का यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन आएगा। जैसे मान लो कि एसिडिक सॉल्यूशन हम HCl का बना देते हैं, तो ये H+ डोनेट करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस, मतलब कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन एक तरीके से, और प्लस Cl माइनस अमोनियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट बन गया, और ये सॉल्ट सॉल्युबल है। तो अगर टर्शरी अमाइन होता तो टर्शरी अमाइन शुरुआत में तो इनसॉल्युबल होता, लेकिन उससे कोई ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिला। ऑब्जर्वेशन अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि टर्शरी अमाइन में एसिडिक सॉल्यूशन रख दो, एसिडिक सॉल्यूशन रखने से फाइनली यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, और ये सॉल्ट एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से इस ऑब्जर्वेशन से आप ये पता कर सकते हो कि ये टर्शरी अमाइन था। तो हिल्सबर्ग टेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन कौन सा होगा। इन तीनों टाइप के अमाइन में डिफरेंशिएट अगर करना है तो हिल्सबर्ग टेस्ट को यूज किया जा सकता है। और इसके पहले जो 2 टेस्ट है उनसे हम क्या कर सकते हैं कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन के मिक्सचर में से केवल 1 डिग्री अमाइन को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन वो दोनों टेस्ट नहीं देते। ओके।